जी हाँ, स्वागत है आपका। तो अंगों के आवरण यानी कि खोल यानी थैली से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी तत्व। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट है हृदय। हृदय यानी हार्ट, जिसका वजन होता है 300 से 350 ग्राम, और इसकी जो आवरण होती है, इसकी थैली होती है, वो है पेरिकार्डियम। ठीक है ना। हृदय की जो बाहरी आवरण होती है उसको पेरिकार्डियम कहते हैं, और हृदय की जो मध्य आवरण होती है उसको मायोकार्डियम, और हृदय के अंदर जो झिल्ली होती है उसको इंडोकार्डियम कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हृदय से बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दूसरा पॉइंट है ब्रिक, जिसको किडनी या गुर्दा आप कह सकते हैं। इसके आवरण या झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। ठीक, अब बात करते हैं फेफड़ा की। फेफड़ा जिसे लंग्स, फुफ्फुस कह सकते हैं, और इसके आवरण या झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरा। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है मस्तिष्क यानी ब्रेन। ठीक, ब्रेन की जो थैली होती है मेनिंजाइट्स। ठीक, ये ब्रेन की थैली होती है, मस्तिष्क की थैली होती है। एक होता है मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस एक रोग है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये मेनिंजाइट्स है। ठीक, देखिए एनएस यानी कि नर्वस सिस्टम की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन किसकी इकाई है? नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और दूसरा पॉइंट ही ब्रिक, जिसको किडनी या गुर्दा कहते हैं, और नेफ्रॉन क्या है? ये ब्रिक की कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसका जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और पेशी, पेशी सार्कोमियर। सार्कोमियर किसका कार्यात्मक इकाई है? ये है मसल्स का, यानी कि पेशी का कार्यात्मक इकाई क्या है? सार्कोमियर। अक्सर पूछा गया, कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए टू द पॉइंट और महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखा गया है। ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका किसकी इकाई है? ऊतक की इकाई को क्या कहते हैं? पूछा जाता है। तो हृदय में कुल 4 वाल्व होते हैं और 4 ही चैम्बर भी होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व भी होते हैं। ठीक है। और अगर आप फुल नोट्स या कंप्लीट नोट्स चाहिए, हैंड रिटन, अट्रैक्टिव, ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। देखिए हृदय में जो 4 वाल्व पाए जाते हैं वो चारों वाल्व देखिए ट्राइकॉस्पिड वाल्व, पहला एक वाल्व हो गया, और दूसरा है पल्मोनरी वाल्व। ठीक, और तीसरा बाइकॉस्पिड वाल्व। ठीक है, बाइकॉस्पिड वाल्व ये, उसके बाद तीसरा है एरोटिक वाल्व। तो इस प्रकार से हृदय में कुल जो है 4 प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं, ट्राइकॉस्पिड, पल्मोनरी वाल्व, बाइकॉस्पिड और एरोटिक वाल्व से बनने वाले बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है? सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? सबसे बड़ी धमनी का नाम बताना है। तो एब्डोमिनल एरोटा, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। अगर वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, तो सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो वो सियाटिक तंत्रिका है, जो सबसे लंबी तंत्रिका है। ये अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स नोट्स चाहिए तो ये नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से आप मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स और हैंड रिटन और अट्रैक्टिव नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा WBC कौन सा है? सबसे बड़ा WBC, उसका नाम बताना है मोनोसाइट। ये सबसे बड़ा WBC है, ये सबसे बड़ी स्वायत्त रक्त कणिका है। और वहीं बात करें चौथा पॉइंट, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिका है। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर एक बार रिवीजन करें। 5वां पॉइंट देखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण। सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है? सार्टोरियस मांसपेशी। ये शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी होती है, कमर से घुटने तक। ठीक, सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो वो है उर्वास्थ यानी फीमर, यानी जांघ की हड्डी। ठीक, चलिए 7वां पॉइंट देखिए क्या है? सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? उसका नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। प्रोटीन से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षापयोगी तत्व। फर्स्ट पॉइंट है फाइब्रोनोजेन। जी हाँ, ये रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अगर कहीं कट जाता है तो ये फाइब्रोनोजेन जो प्रोटीन्स है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरा जो प्रोटीन है हिपैरिन। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है। अगर ये हिपैरिन प्रोटीन्स ना होती तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बन जाता। ठीक, तीसरा पॉइंट है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से जो रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। तो ये रक्त में प्रोटीन्स के बनने वाले महत्वपूर्ण। जी हाँ, स्वागत है आपका। तो किस रक्त की मृत्यु कहाँ पर होती है? RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स का जो
डेथ होती है वो कहाँ पर होती है, इसमें हम चर्चा करेंगे। देखिए आरबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, यानी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको लाल रक्त कणिका के नाम से भी जाना जाता है, या इरिथ्रोसाइट्स की मृत्यु कहाँ पर होती है, तो यकृत या प्लीहा में। ठीक, यहाँ से 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। अगर बात किया जाए आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, इसको श्वेत रक्त कणिका के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो कहाँ पर होती है, वो ब्लड में होती है, यानी रक्त में होती है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसके अलावा बीपी ब्लड प्लेटलेट्स, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, और बीपी को यानी ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ पर होता है, यहाँ से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक छोटे से वीडियो में। जी आप फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आरबीसी, जिसको आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, इसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन्स मैरो में। ठीक है, अगर ये बात किया जाए कि भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, क्योंकि हड्डियाँ उतनी विकसित नहीं होती है, तो भ्रूणा अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या मेसोडर्म या प्लीहा में होता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके पेपर के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, इसको श्वेत रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा यानी कि बोन्स मैरो भी आप कह सकते हैं। जी हाँ, अगर आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, कलरफुल हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो ये है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ मैसेज करके आप संपूर्ण कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, बीपी यानी ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा यानी बोन्स मैरो में ही होता है। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में ही होता है। जी हाँ, और रक्त का जीवन काल, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स का जीवन काल कितने दिन का होता है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और कंप्लीट कोर्स के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ से आप कलरफुल और हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आरबीसी, जिसको रेड ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कणिका के नाम से जाना जाता है, इसका जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पेन होता है इसका 20 से 120 दिन। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है सभी, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पसल, जिसे श्वेत रक्त कणिका या फिर आप ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, इसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन तक होता है। और इसकी जो मृत्यु होती है वो रक्त में होती है, और इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। और वहीं बात करें बीपी यानी ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है, तो 3 से 5 दिन। यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट जिसको कहते हैं, इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का मास्टर ग्लैंड और सुपर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा जाता है। आइए इसको क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथ को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, चाहे पीयूष ग्रंथ कहिए और या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड कहिए, दोनों एक ही नाम है, तो मास्टर ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। इसका जो भार होता है वो 0.6 ग्राम, महिलाओं में बड़ी होती है और पुरुषों में छोटी होती है, और सबसे ज़्यादा हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही निकलता है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, हेड मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, थैलमस ग्रंथ को हेड मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड, थायराइड, इन सब को नियंत्रित करने का काम करता है थैलमस। इसके अलावा सुपर मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं, तो ब्रेन को, सभी सिस्टम को नियंत्रित करने का काम ब्रेन करता है। थैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। सुपर मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं, मस्तिष्क को, 1400 ग्राम का भार होता है मस्तिष्क। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम। ये क्या है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि बोलस क्या है, काइम क्या है और काइल क्या है। जी हाँ, अगर आप कंप्लीट नोट्स, हैंड रिटन और अट्रैक्टिव नोट्स चाहते हैं तो आप ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से आप मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। देखिएगा, बोलस, मुंह में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं, बोलस, 1 नंबर क्लियर। ठीक,
दूसरा पॉइंट देखिएगा, पेट में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो पेट में पचे हुए भोजन को काइम कहते हैं, काइम, ठीक, जिसको उल्टी भी कहते हैं। पेट में पचे हुए भोजन को जो उल्टी करते हैं वही काइम होता है, ठीक। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, काइल, काइल क्या है? जो लैट्रिन होता है उसको काइल बोलते हैं। तो ये हो गया भार। जी हाँ, हृदय, लीवर, वृक्क, महत्वपूर्ण अंगों का भार, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, हृदय यानी हार्ट का भार कितना होता है? तो 300 से 350 ग्राम, अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला ये प्रश्न, 300 से 350 ग्राम। जी हाँ, अगर आप हैंड रिटन और अट्रैक्टिव नोट्स और कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ पे मैसेज करके आप इन सभी महत्वपूर्ण हैंड रिटन नोट्स के बारे में जानकारी कर सकते हैं। लीवर, जिसको यकृत भी कहते हैं, लीवर यानी यकृत यानी जिगर भी कहते हैं इसको, इसका भार कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम लीवर का भार होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कोई और नहीं है, वो है लीवर, ठीक। अब बात करते हैं हम वृक्क, किडनी, जो ब्लड प्यूरीफायर है, किडनी कह लीजिए, गुर्दा कह लीजिए, या फिर आप वृक्क कह लीजिए, तीनों एक ही नाम है। इसका भार कितना होता है? 140 ग्राम, 2 किडनी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मस्तिष्क यानी ब्रेन। जी हाँ, ब्रेन का भार कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, ठीक है। और ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रल, सेरिबेलम और सेरिब्रल और सेरिबेलम। अग्रभाग को सेरिब्रम कहते हैं, मध्य भाग को सेरिब्रल कहते हैं और पश्च भाग को सेरिबेलम कहते हैं। ये हो गए मस्तिष्क के 3 भाग, ठीक। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, फेफड़ा, जिसको लंग्स भी कहते हैं और फुफ्फुस भी कहते हैं। इसका भार कितना होता है? 400 से 450 ग्राम। एक फेफड़ा को, मतलब एक फेफड़ा दोनों मिलाकर लगभग 1000 ग्राम होता है, ठीक है। ये एक फेफड़ा का है, 400 से 450 ग्राम एक फेफड़ा, और दोनों का मिलाकर के लगभग 1000 ग्राम का होता है, यानी कि 1 किलोग्राम, राइट। पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, इसका भार कितना होता है? 0.6 ग्राम। ये मस्तिष्क में पाई जाती है और एक स्पिनाइड बोन्स होती है, उसी के अंदर ये मटर के दाने के आकार की होती है, वहाँ पर ये सुरक्षित होती है। सबसे ज़्यादा हार्मोन्स निकलता है पीयूष ग्रंथि के द्वारा, इसीलिए इसको वृद्धि हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। महिलाओं में बड़ी होती है और पुरुषों में छोटी होती है। अब बात करते हैं हम 7वें पॉइंट की, थायराइड ग्रंथ, जिसके द्वारा थायराइड ग्रंथ जिसके द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और थायराइड ग्रंथ का जो भार होता है वो कितना होता है? वो होता है 28 ग्राम। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अधवृक्क, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स, लड़ो और उड़ो हार्मोन्स, गुस्से के समय सिक्रीट होने वाला हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? अधवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा निकलता है। इसका भार कितना होता है? 5 ग्राम का होता है, ठीक। अब बात करते हैं 9th पॉइंट की, पीनियल ग्रंथ, ठीक है। पीनियल ग्रंथ, इसका भार कितना होता है? 0.1 ग्राम। ये मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ये हो गया अंगों का महत्वपूर्ण भार, जो आपके पेपर के लिए बेहद उपयोगी है। धन्यवाद।